नमस्कार। देश में लोकसभा चुनावों की आहट शुरू हो गई है। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर के भी हैं कि देश के युवा क्या सोचते हैं, और ख़ास करके जो एक बड़ी संख्या देश में जब चुनाव होते हैं तो एक गिनती गिनी जाती है फर्स्ट टाइम वोटर्स की, जो पहली बार वोट दे रहे होते हैं। उनके मुद्दे क्या होते हैं। फ़िलहाल हम जोधपुर में हैं और ये पीछे जो आपको लड़कियां खड़ी नज़र आ रही हैं, देश का हमारा भविष्य तय करने के लिए पहली बार ये लोग वोट देने जा रही हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर ये वोट करेंगी, किस सरकार को चुनेंगी, और अभी तक जो सरकार चली नरेंद्र मोदी सरकार, उसको लेकर के क्या राय है, और विपक्ष के जो तमाम पैंतरे रहे और तमाम चीज़ें रही उनको लेकर के क्या सोचते हैं। सबको राम राम। राम राम। जोधपुर के लोगों से आप लोगों से पहला सवाल, पहला वोट एक तरीके से जब जाता है तो तमाम चीज़ें दिमाग में घूमती हैं कि हमने क्या देखा, स्कूल टाइम में क्या देखा, कॉलेज में क्या देखा, उस टाइम सरकार जो काम कर रही थी क्या देखा। आप लोगों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 वर्षों का कामकाज किस तरीके से रहा? हमने पिछले 10 वर्षों में देश में काफ़ी बदलाव देखे हैं। बदलाव शिक्षा के अंदर भी देखे हैं, विज्ञान के अंदर भी देखे हैं, कृषि के अंदर देखे और व्यवसाय के अंदर भी देखे। सबसे ज़्यादा बदलाव आया युवाओं के अंदर। जो युवा शक्ति है उसका हमेशा यही मानना था कि हम पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब करेंगे। कभी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा हम खुद का बिजनेस करेंगे, आप खुद के अंडर में 10 लोगों को खड़ा करेंगे, बस पढ़ाई करके नौकरी करनी है, विदेश जाना। ये जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने युवाओं के लिए इतने स्टार्टअप और इतने प्रोग्राम डेवलप किए हैं कि आज हर युवा अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहता है। और जो बेरोजगारी के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, शिक्षित बेरोजगारी, आज उसके अगर हम आंकड़े चेक करें तो उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। और मैं मोदी जी से जब ये तीसरी बार ये हमारे लिए लोकतंत्र का चुनाव आया है और हमें ये मौका मिला है कि हम देश में एक ऐसी सरकार चुने, ऐसे लोकतंत्र को चुने, क्योंकि हमारा भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र को बनाने में युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा वोट एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करे ताकि हमें आने वाले 5 साल में अच्छा रिटर्न मिले। आपने बहुत सही टर्म यूज़ किया कि वोट इन्वेस्ट करें। अभी तक वोट देना इस्तेमाल होता था, वोट इन्वेस्ट करना। क्या रिफंड मिला जो पिछले लोगों ने चुना नरेंद्र मोदी को 5 वर्षों में? क्योंकि विपक्ष का जो आरोप है चुनावी और इस दौरान कि भैया नरेंद्र मोदी ने काम कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, न विकास के नाम पर कुछ किया, केवल बिजनेसमैन्स को प्रमोट किया और तमाम चीज़ें नहीं, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिला। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी चुनाव होते हैं हर पार्टी का अपना एक एजेंडा निकलता है कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कभी ये एजेंडा नहीं निकाला है कि आप मुझे वोट दो तो मैं आपको मुफ्त में ये दूंगा, आप मुझे वोट दो मैं आपको मुफ्त में ये दूंगा। जो कांग्रेस की नीतियाँ रही है, चाहे हम जो 2014 के बाद के जो चुनाव थे, 18 के हमारे जो राजस्थान के जो चुनाव, अगर हम विधानसभा की बात करें तो उसमें भी बोला अगर आप हमें वोट दो किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, बिजली कनेक्शन अगर जो यूनिट आएंगे उसमें मुफ्त मिलेंगे, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मतलब ऐसे लालच दिए गए, लालच। लेकिन जो ये तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इनका जो ये 15 साल का जो इनका चल रहा है एक एजेंडा, मोदी जी ने तो कभी नहीं बोला हम आपके लिए ये फ्री करें। मोदी जी ने बोला हम आपको सक्षम बनाएंगे। अगर आप 100 रुपये खर्च करने की हिम्मत रखते हो तो हम आपको 200 रुपये कैसे कमाते हैं, युवा शक्ति का जो माइंड है वो कैसे डेवलप होता है। ये मोदी जी की जो स्कीम है वो हमें बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ना जो गृहिणी थी, गृहिणी के लिए भी बिजनेस लेके आ गए कि अगर आप में कोई, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने जिस व्यक्ति को भेजा उसमें हर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। तो मोदी जी ने सोचा उस टैलेंट को पहचाना जाए, तो उन्होंने हर लोगों के लिए, हर घर के लिए एक बिजनेस, कि आप खुद बिजनेस करो, आप बिजनेस ऐसा करो कि अपने देश को डेवलप करो, क्योंकि जब एक समाज डेवलप होता है तभी एक देश डेवलप होता है। और जब वो देश डेवलप होगा तो भी विश्व के अंदर हमारे भारत की छवि बनेगी कि भाई हम विश्व गुरु की तरफ, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आज 17-18 से आज 5वीं पे आ गई है और आने वाले समय में हम तीसरे पायदान से फर्स्ट पायदान पे भी आ सकते हैं। हम अमेरिका को बहुत जल्दी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ कौन है? हमारे भारत की ही देन है ना। वही अगर सीईओ को टाइम पे अगर मोदी जी मिल जाते तो वो कभी अमेरिका नहीं भागते। आज माइक्रोसॉफ्ट यहाँ होती, एप्पल यहाँ होती, आज फेसबुक यहाँ होती। उनके पास है क्या? वो तो सब हमारे ही लोग हैं जो उनको जाके डेवलप कर रहे हैं। क्या चीज़ रही कि कांग्रेस सरकार के समय अपने यहाँ के टैलेंट को अपने यहाँ रखने के लिए वो चीज़ें नहीं की गई, वो योजनाएं नहीं रही? कांग्रेस का इन्वेस्ट कहाँ होता था? भ्रष्टाचार में, आतंकवाद में, बेईमानी में, यही होता था। कभी कांग्रेस के मुंह से सुना कि हमने ये डेवलप किए? कांग्रेस की नीति क्या रही है? चुनाव के समय आओ, लोगों को बहकाओ और वोट ले जाओ, फिर 5 साल उनको पूछो नहीं। मोदी जी क्या कहते हैं? 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा परिवार है। कभी कांग्रेस के किसी भी नेता के मुंह से सुना है? वो तो हमारे धर्म को नहीं मानते, उनको ये नहीं पता हिंदुस्तान कौन है। हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का देश है। राहुल गांधी बनते तो योगी और वो माला लगा के, और आपने मूवी देखी हो ना OMG, उसमें कुछ बाबा ढोंगी भी होते हैं।
ठीक है, कभी जनेऊधारी करेंगे, कभी अपने आप को मतलब किस उनका वंशज क्या है, उनके दादा कौन है। आज मैं अगर मेरी पहचान है तो किससे है, मेरे फादर से, मेरे फादर के फादर से। अब उनकी पहचान क्या है, वो कहाँ से आते हैं, वो गांधी कैसे लगा था अपने नाम के पीछे, उनके दादा कौन थे। तो ये चीज़ें हैं क्या, वोट देने से पहले ये चीज़ें सोची जाती हैं कि हमारा कौन नेता होगा, उसका पीछे की क्या वो करता आया और कैसे बैकग्राउंड, ये चीज़ें। हम अपना किसी को मेंटर मानते हैं ना, कब मानते हैं, जब हम उनसे इंस्पायर होते हैं। आपको लगता है कि देश का युवा पप्पू से इंस्पायर होगा? पप्पू से इंस्पायर होने उसको बोलना तक नहीं आता है। लेकिन वो विकास की तो बातें करते हैं कि हम देश बदल देंगे, नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है, हम आबाद करेंगे, इन्होंने तोड़ दिया है, हम जोड़ देंगे। मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। हाँ। आप राहुल गांधी से क्वेश्चन पूछना, जीडीपी कैसे निकालते हैं? आप विकास की बात करते हो ना, विकास की दर कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, उस बंदे को पता ही नहीं है। उसके जो साथ में लोग रहते हैं उनको नॉलेज ही नहीं है जीडीपी होती क्या है। कभी उनके आंकड़ों के बारे में पूछो उनसे। वो प्रश्न करते हैं कि जीडीपी ने देश को बर्बाद कर दिया और पांडवों ने जीएसटी लगाई थी क्या? अब क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है ना तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। अब कांग्रेस का वैसे ही आने वाले समय में विपक्ष होगा ही नहीं, एक नया विपक्ष आएगा। कांग्रेस का अस्तित्व मिटने वाला, कांग्रेस में नेता ही नहीं रहे। एक अच्छी पार्टी, अच्छे संगठन क्या होता है कि हर कुछ सालों में वो परिवर्तन करे, हर किसी को मौका दे, क्योंकि हर इंसान के पास टैलेंट होता है। इन्होंने गांधी परिवार कभी ऊपर किसी को आने ही नहीं दिया है। आज अगर इन्होंने जैसे आज मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, हाँ। तो उनको कौन, वो एक कठपुतली थे। हमारे राजस्थान में कठपुतलियों का डांस बहुत फेमस है। फ्रंट पे कौन होता है, बैक पे कौन होता है, हाँ। आपको भी पता था फ्रंट में कौन है, बैक में। मनमोहन सिंह जी एक पूरे विश्व में या पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका अगर चाहते ना तो कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा यूज करती, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए। वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। विदेशों में जाते सबसे पीछे खड़े होते वो। आज मोदी जी जाते हैं ना, सीना ठोक के खड़े होते हैं, और विश्व के जितने भी देश के जो नेता है ना वो उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। इसे कहते हैं विश्व गुरु, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, इसको कहते हैं नेतृत्व शक्ति। तो हम ऐसे इंसान को वोट देंगे या एक पप्पू को वोट देंगे? आप भी सोचो। और ये गठबंधन की सरकार आज तक अपने परिवार में बड़ा सा इंडिया नाम का गठबंधन है। हमारे परिवार में गठबंधन नहीं चला, देश में गठबंधन कैसे चलेंगे? आपकी सोच ही नहीं मिलती, आपके विचार ही नहीं मिलते, आप देश कैसे चलाओगे? लेकिन वो कहते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो 2024 का चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे, हम लोग हार जाएंगे और इसके बाद तानाशाही आएगी, देश में कोई लोकतंत्र नहीं रहने वाला। तो फिर इतने साल देश में कौन सी तानाशाही नहीं थी? आपने सुना है पिछले 10 साल में जो आतंकवाद की जो घटनाएं हमारे देश में होती थी? मैं जैसे खुद अकेले ट्रैवल करती हूँ, आज से 10 साल पहले अगर मुझे मेरे घर वाले कहीं अकेले नहीं भेजते थे कि नहीं देश सुरक्षित नहीं। आज मैं खुद ट्रेन में जाती हूँ, ट्रेन कितनी सुरक्षित है, बसें कितनी सुरक्षित है। आज आप वरना गुजरात को जाके देखो, अब आज यूपी को जाके देखो, आप एमपी को जाके, आने वाले राजस्थान को देखना आप आने वाले टाइम में राजस्थान कितना बदलेगा। क्योंकि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, हमारे पास एक सोच है, एक हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व शक्ति है जिसका हम अपने देश में आने वाले समय में बहुत विकास कर सकते हैं। और इसलिए मैं मोदी जी के साथ साथ हम मोदी जी की सेना, मैं मानती हूँ मोदी जी एक राजा है, उनकी एक सेना है। जो हमारे जोधपुर के गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, वो हम उनको वोट भी इसलिए तो दे रहे हैं ताकि हमारा वोट डायरेक्ट मोदी जी को जाएगा उनके थ्रू। क्योंकि गजेंद्र सिंह जी शेखावत का जो काम करने का तरीका है, कुछ लोग उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है जब देश के अंदर विकसित देश कब बनता है, जब विकसित देश के लिए एक नेतृत्व शक्ति हो, नेतृत्व शक्ति के लिए एक टीम होना बहुत जरूरी है। आप जब 400 पार का नारा आप एक देते हो नारा, तो 400 पार का नारा कैसे, जब उनके 400 सीटें आएगी तब 400 पार का होगा, नाम से तो 400 पार होगा नहीं ना। तो हम ये मानते हैं कि हमारे जोधपुर में गजेंद्र, देश में नरेंद्र। अच्छा, ये चाहिए हमें। हाँ, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊँगा और लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? जानवी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीकॉम सेकंड ईयर में। बीकॉम सेकंड ईयर में हो आप। जैसे इन्होंने बोला, बड़े अच्छे से बोला। मैं अगर समझना चाहूँ कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए देश में या विकास की जब बात होती है तो नरेंद्र मोदी सरकार को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, नरेंद्र मोदी को किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मुझे अब चलने में, बाहर जाने में ज़्यादा सेफ़ फील होता है। बल्कि जो पहले जो औरतें थी, पहले जो रेप केसेस थे, जो भी मोलेस्टेशन केसेस थे, उनके बारे में कभी कुछ हुआ नहीं करता था। पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो एक नेपोटिस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जिसको मोदी जी ने तोड़ा है और उन्होंने अपनी सरकार बना के देश को एक अलग पोजीशन पे पेश किया है पूरे वर्ल्ड में। हम आज हमारे इंडिया को सब लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। जितना पहले अगर हम देखेंगे तो पहले उतना हमें
तवज्जो नहीं दी जाती थी। हमें रेसिज्म फेस करना होता था। हम जहाँ पे भी जाके बाहर जाकर पढ़ना चाहते होते तो हमें रेसिज्म फेस किया जाता, हमारे इंडियंस में और उनमें एक डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता था। आज मोदी जी की वजह से हमें एक कांस्टेंट मोदी जी के कांस्टेंट एफर्ट्स की वजह से हमें एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे लोगों इंडियंस को देखा जाता है बाहरी देशों में भी। और जो इंडिया में अगर हम बात करें तो मोदी जी हर साल एक नया कुछ ना कुछ विकास के लिए कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस होती तो किया जाता। कांग्रेस ने सिर्फ हमारे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है, राम सेतु को तोड़कर और 370 धारा को लगाकर सिर्फ हमारे हिंदुओं को ठेस पहुंचाया है। और मोदी जी ने जब ये 10 साल अगर हम मोदी जी के देखें तो हमें हर साल एक नया विकास देखने को मिलेगा। जैसे अभी CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो 12 दिसंबर 2019 को जो हमने जारी किया था, उसको 4 साल और 8 एक्सटेंशंस के बाद में आज उसको फाइनली जारी कर दिया गया है, जिससे जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो भारत को एक आशा की निगाहों से देख रहे थे, मोदी जी की तरफ एक आशाओं की निगाहों से देख रहे थे, और उन्हें एक फाइनली एक रिलीफ मिल चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों को नहीं इसमें जगह दी, बाकी लोगों को जगह दी, मुसलमानों को नहीं लेकर के आ रहे हो। मुसलमानों का खुद का एक वो बन चुका है, क्योंकि अंधभक्त वाला वो जो एक चलता रहता है मोदी जी की तरफ के अंधभक्त है, मोदी जी अंधभक्त है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम्स को फेवर ज़्यादा करती रही है, मुस्लिम्स के जो भी क्राइम्स रहे हैं, मुस्लिम्स के जो भी उन्होंने काम किए हैं, उनको हमेशा से तवज्जो मिली है। पॉलिटिकल मुग़ल एम्पायर को जो ज़्यादा तवज्जो मिलती थी बुक्स में, पहले की हिस्ट्री की बुक्स में आप सिर्फ मुग़ल्स के अचीवमेंट्स के बारे में, कैसे मुग़ल्स ने इंडियन जो हमारे राजा थे, जो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके सारे अचीवमेंट्स को बुक्स ने हटा दिया था। और लोगों के मन में बस यही आइडियलाइज़ करते थे लोग अकबर को और जो भी मोहम्मद घोरी को, जिन्होंने आकर के हमारे हिंदुओं पर हमेशा से अत्याचार किया है। लोग उनको आइडियलाइज़ करने लगे थे, जो बच्चे थे, जो इनोसेंट माइंड्स थे, वो उनको आइडियलाइज़ करने लग गए थे, उनको चैप्टर्स को हटा के। और हम जो एक्चुअल वीर थे हमारे, उनको इम्ब्रेस किया है, उनकी जो शिवलरी थी उनको एम्ब्रेस किया है। क्या नाम है आपका? भावना। हाँ, तो भावना जी बताइए, सरकार को लेकर के 10 साल की सरकार रही, क्या भावना है आपकी? मोदी जी के लिए एक लाइन बोलूंगी, पेट के लिए रोटी और देश के लिए मोदी, बस ये होना चाहिए। अच्छा जी। जैसे घर की तिजोरी भरने में ध्यान देते हैं लोग, वैसे हमें देश के लिए कुछ करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। जैसे कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने आज से 10 साल पहले महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जैसे हम उस पर गर्व से बोल सके कि कांग्रेस ने कुछ किया है। लेकिन मोदी जी जब से आए, मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना बेस्ट काम किया है। उन्होंने महिलाओं के जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, जो धुएं से उन्हें प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए उन्होंने 9 करोड़ 17 लाख LPG उन्हें अवेलेबल कराई। उज्ज्वल योजना लागू की गई। महिलाओं के लिए जो 3 तलाक वाली जो चीज़ हो रही है वो भी उन्होंने करी। उन्होंने बोला कि जो मुसलमान महिलाएं हैं वो अब बिना किसी मतलब अपने पति या किसी भी पुरुष के साथ, ज़रूरी नहीं है अकेले भी हज की यात्रा के लिए जा सकती है। वैसे ही महिलाओं के लिए जो इंडिपेंडेंस है, जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी तो महिलाएं अपनी इंडिपेंडेंट होकर कहीं जा नहीं सकती थी। आज हम भी घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि लड़की घर से बाहर जाए या नहीं जाए, क्योंकि वो कंफर्टेबल इंडिपेंडेंट नहीं होती। आज जब मोदी जी है, मोदी जी की वजह से एजुकेशन में और लड़कियों के लिए इतनी अच्छी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं चीज़ें कि जिससे लड़कियां इंडिपेंडेंट होकर आज जा सकती है। आज लड़कियां, पहले लोग बोलते थे लड़कियां काम नहीं कर सकती, NDA में लड़कियां नहीं जा सकती, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में लागू किया NDA में लड़कियां भी जा सकती है। लड़कियां भी NDA में जा सकती है, लड़कियां भी कुछ कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं, अगर लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, आज चांद पे कल्पना चावला भी नहीं जाती, ऐसा कुछ नहीं है। पर कांग्रेस है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया। जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार खुद क्या बोलती है? कांग्रेस सरकार बोलती है आप हमको वोट दो, हम आपके लिए करेंगे। लेकिन जब वोट मिलने के बाद कांग्रेस सरकार जीत जाती है, उसके बाद कांग्रेस सरकार भूल जाती है कि जनता कौन है और कौन है। वो सिर्फ अपनी तिजोरी होती है, वो भरने का काम करती है। राहुल गांधी फिर से कह रहे हैं कि हम देश को मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। मजबूत नहीं हो, क्या बनाएगा? वो स्पीच देते थे तो खुद लड़कर आता है, वो क्या ना देश को कराएगा। जब मोदी स्पीच देता है तो
हज़ारों करोड़ों की संख्या में लोग उनको सुनते हैं। जब राहुल गांधी स्पीच देता है तो लोग खड़े होकर हंसते हैं उन पे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की बोली गई जो बातें हैं वो सच नहीं, वो सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि वो इम्प्रेस करने के लिए बोलता है। जब वो जीत जाता है, उसे वोट मिल जाते हैं, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है कैसे वो अपनी सिर्फ तिजोरी भर रहा है। जो उसकी तिजोरी में काला धन आ रहा है वो भरने की ट्राई कर रहा है। अभी गठबंधन बनाया कि गठबंधन बना करके देश को बचाया जाएगा और मोदी को हराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी एक अकेला ऐसा इंसान है जो पूरे देश को चला सकता है। मोदी के रहते अगर देश में ऐसा महिला, मैं खुद बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंट हो कि मोदी के रहते देश में जितने भी लोग हैं, चाहे आतंकवाद हो चाहे कुछ भी हो, उससे मोदी उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ काम भी करता है। जैसे कि अभी जो चीटिंग के मामले हुए थे उसके दौरान भी मोदी ने एक्शन लिया, तो वो जो आरोपी थे, वो जो लोग थे वो पकड़े गए। अगर यहाँ पे अगर कांग्रेस सरकार होती, कांग्रेस सरकार उसका सपोर्ट करती। जैसे बात की जाए मुसलमानों की, बात कर रहे हैं अपन कि मुसलमान लोगों के खिलाफ है मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कांग्रेस से मुसलमानों को वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ वो उनके सपोर्ट में बोल रही है कि ना मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं। लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो मैंने एक लाइन बोली वापस रिपीट करती हूँ, पेट के लिए रोटी और देश के लिए मोदी ही काम आएगा। तो 2024 में ये मोटो रहने वाला, इसी पर आप वोट बिल्कुल बिल्कुल हम सिर्फ मोदी जी को ही वोट करेंगे। आपके जैसे बहुत हजारों लाखों लड़कियां होंगी देश में जो पहली बार वोट करने जा रही होंगी, क्या उनके लिए मतलब अगर एक मैसेज मैं समझना चाहूँ कि वो वोट करने से पहले क्या चीज़ें सोचें? एक ही सीट, वो तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं जितना सोच पा रही हूँ कि मोदी जी आपको वोट करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ सामने मोदी है, मोदी को देखते ही चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस और स्माइल आ जाती है कि मोदी जी है तो हमें किसी डरने की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी है तो हमारा देश अच्छे से चलेगा। अगर कांग्रेस सरकार है तो हम एक बार दो बार सोचेंगे ही नहीं, उसे रिजेक्ट ही करेंगे। सिर्फ रिजेक्ट। जो इतने बड़े बड़े वादे हैं और तमाम बातें, वो सिर्फ वादे दिखावे के हैं। वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है तो देश को क्या संभालेगा? अगर एक सवाल पूछूं कि पिछली बार हम राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय थे, इस समय लोकसभा है, क्या चीज़ें रही कि जो मुद्दे थे उस समय पर, इस समय कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है भैया कुछ विकास नहीं हुआ 10 वर्षों में, नरेंद्र मोदी झूठ की दुकान खोल करके लगातार बोल रहे हैं और इनको चुनने का कोई मतलब नहीं है, हमको लेके आओ, हम देश बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। अब मैं सबसे पहले तो मेरी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रीएम्बल की सबसे फर्स्ट लाइन ही यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा मोटो एज अ सिटीज़न टू चूज़ आर गवर्नमेंट ये होना चाहिए कि ऐसी सरकार जो इस देश को, जो हमारा पावर एक साथ रहे और हमारी देश कि जो हमेशा से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रहे हैं उसको इंटैक्ट रखे। तो हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्टिव को लेके चले। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ऐसी सरकार में हम देखते हैं बीजेपी को, जो अभी पिछले 10 सालों में जो विकास हमने देखा है, प्लस जो प्रॉमिसिंग पार्टी हमारे साथ में ये रही है, तो इससे हमको एक ये आश्वासन मिलता है कि ये हम सिटीजन्स एक ट्रस्ट रख सकते हैं इस सरकार के साथ। और क्योंकि लुकिंग एट द प्रीवियस प्रोमिसेस दैट दे हैव फुलफिल्ड, इससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है जो हर सिटीज़न इस पार्टी के साथ रखता है। और ना ही सिर्फ ये पार्टी और एक सिटीज़न का बीच का मतभेद रहता है, बल्कि सिटीजन्स को इस पार्टी के साथ ऐसा भरोसा रहता है कि हम इस सरकार के साथ हम हमारे देश को सच में आगे ले जाएंगे। और ना ही सिर्फ देश के बड़े बड़े नेता इससे जुड़े हुए हैं, बल्कि ग्रास रूट लेवल से एक सिटीज़न खुद इस देश से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब देश का नाम आगे बढ़ता है तो एक जो गांव में बैठा भी एक व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसको उसमें विश्वास आता है कि ये आज हमने जो हमारा मत दिया था वो हमको हमारी देश की ऊंचाई तक ले जा रहा है। और ना ही सिर्फ एक नेता अपने नाम पे, बल्कि वो खुद व्यक्ति, एक देश का नागरिक उस जगह पे पहुंच रहा है। अगर हम मेजर चीज़ों को देखें कि पिछले 10 वर्षों में देश को ऐसी कौन सी चीज़ें मिली कि वो अभी तक के भारत के, अगर हम लोकतांत्रिक इतिहास में बात करें तो इकलौते एक प्रधानमंत्री इससे पहले हुए हैं जिन्होंने 3rd टर्म फुल सर्व किया है, उसके बाद नरेंद्र मोदी को वो मौका मिलेगा, क्या चीज़ें हो रही हैं? सबसे पहले मैं एक मेजर इशू जो हमारी कंट्री में हमने फेस किया है, हमेशा सिंस द टाइम ऑफ पार्टीशन हमने ये इशू फेस किया है, विच इज़ हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मैं आज इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। ये हमें पता नहीं ऐसा ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया है कि बीजेपी इज़ एंटी मुस्लिम्स एवरी टाइम।
क्योंकि पार्टीशन के बाद से आप आज इतने साल हो गए हैं, आप मेरे को ग्लोबली एक ऐसे देश का कोई नाम बताओ जहाँ पे इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी कंट्री कोई जहाँ पे डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स ट्रेडिशंस आज एग्जिस्ट करते हो। ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसी कंट्री का नाम बता पाएगा, क्योंकि वो इंडिया के अलावा और कोई कंट्री नहीं है। तो एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डाइवर्स कल्चर्स, रिलीजन्स एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। तो जहाँ पे इतना डाइवर्सिटी होता है उसके लिए हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जो सब डाइवर्स चीज़ों को एक साथ लेके चल सके। हमारा कल्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन वी कम अंडर सेम आइडेंटिटी। तो इसके लिए जो मैं आपको कह रही हूँ, विकास हमने देखा है, विकास इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इन ऑल द रिलीजन। मैं एक चीज़ टोकूँ यहाँ पर, आपने कहा कि सबका देखा जाए, लेकिन मुद्दा वही बनता है कि राम मंदिर बना दिया जाता है, नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं, फुल टीवी कवरेज होती है और माहौल बनता है। तो उससे कांग्रेस पार्टी के हिसाब से या विपक्ष के और लोगों के हिसाब से ये रहता है कि भैया एक ही क्यों, नरेंद्र मोदी जितने शौक से राम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद बनवा देते उसी तरह से करते। तो क्या ये चीज़ें मेंटेन करना? तो अलॉटमेंट हुआ ना, मस्जिद की ज़मीन का भी अलॉटमेंट हुआ। और यहाँ पे ये नहीं है कि मंदिर या मस्जिद, इट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। एंड वी हैव गॉट ट्रेसेस एज वेल, वी हैव साइंटिफिक ट्रेसेस। जिस जगह पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ से हमें ऐसे ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ पे एक्चुअली राम जी के टाइम के हमको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो आई गेस keeping apart all the political propagandas, scientific traces are much more, they speaks for itself. So I think that is, कहते हैं कि भाई उससे जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट पे जो आप बात कर रही थी कि डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, बस केवल धर्म के नाम पर चूरन दे करके और उसके बाद चुनाव निकाल दिया जाएगा। सवाल विकास का नहीं हो रहा है। तो विकास के अगर मसले पर देखें 10 वर्षों तक सरकार का क्या चीज़ें रही? विकास तो हर फील्ड में आएगा ही। अगर अब वहाँ पे मंदिर भी बन रहा है, भली मस्जिद भी बन रहा है, मस्जिद होगा तो सब मुस्लिम्स भी आएंगे, वहाँ पे मंदिर बन रहा है तो सब हिंदूज़ भी आएंगे। और जैसे हमने अभी इतने कुछ महीनों में ही देख लिया, फरवरी से लेके अभी अप्रैल तक में ही वहाँ की इकोनॉमी जो बूस्ट हुई है, तो वो इकोनॉमी बूस्ट होने से आप अगर वहाँ की कुछ यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखेंगे तो भली हिंदू मंदिर है पर वहाँ के जो वेंडर्स है, जो वहाँ के शॉपकीपर्स है, मोस्टली सब मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देखे वो ज़रूर एक बार गौर करे और वहाँ के वीडियोस देखे। आपको ज़्यादा मोस्टली वेंडर्स मुस्लिम पॉपुलेशन के मिलेंगे एंड दे आर वेरी हैप्पी कि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। एंड कीपिंग अपार्ट दिस एस्पेक्ट, हमने वहाँ पे जो अलॉटमेंट हुआ है मस्जिद का वो भी है और उसको भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सब कुछ अच्छे से किया जाएगा। एंड अदर दैन दैट हर फील्ड में, हर जगह, ये सिर्फ राम मंदिर के अलावा भी मैं बताना चाहूँगी, जैसे बहुत टाइम अभी ये CAA को लेके बहुत बड़ी बहस आ गई थी कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गया। अरे मुस्लिम्स तो हमारे यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करते हैं। हमने कब मुस्लिम्स को मना किया? हमने कभी मुस्लिम्स के लिए, हमने हमारी तो कंट्री डाइवर्स पूरे रिलीजन्स को लेके चलती है। बट इसमें आप ये भी तो देखिए, हमारे वो सारे भाई बहन जो इंडिया से बाहर इतने पीड़ित हैं, जिनका मुस्लिम कंट्रीज में रहे, जो टर्म के हिसाब से, राइट मुस्लिम कंट्रीज में जो इतने पीड़ित है, जिनके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उनके बारे में किसी ने सोचा इतने टाइम से? 1947 से लेके अब तक हमारा इंडिपेंडेंस हमने ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर सफरिंग आउटसाइड द इंडिया? दे आल्सो बिलोंग टू अस, दे बिलोंग टू बी हियर एंड दे बिलोंग टू बी ट्रीटेड वेल, एंड दैट इज़ व्हाट दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि विद ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड विद ऑल द ड्यू फॉर्मेलिटीज, ऐसा नहीं है कि हमने मुस्लिम्स को डिनाई किया है, हमने मुस्लिम्स को उनके आधार पर एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उनका भी होगा। अदर देन दैट जो लेवरेज मिला जा रहा है दूसरी जातियों को, तो वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं और वो मुस्लिम कंट्रीज में अपनी कंट्री नहीं है, उनके पास अपनी कंट्री नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट सर। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं, उसके बाद और लोगों से मैं बात करूंगा। डेवलपमेंट का क्वेश्चन आपने अयोध्या पर उस चीज़ को सेंट्रलाइज किया। राहुल गांधी का सवाल ये रहता है कि भैया देश में विकास नहीं हो, दुनिया भर में जाकर के कहते हैं कि विकास हो नहीं रहा, तानाशाही लाने की तैयारी हो रही है, जनता भूखे मर रही है, सब परेशान है और मोदी जी केवल मौज में चल रहे हैं। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया और राहुल गांधी को नहीं प्रधानमंत्री बनाया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। सर इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम पास्ट 10 to 15 ईयर्स का एक ऑब्जर्वेशन रखें तो आई वुड रादर से दिस टाइम एंड इन दिस जनरेशन द यूथ
and moreover all the people are more aware of their rights and about constitutional mandates and the election which is going to happen. अगर राहुल गांधी जी का ऐसा कहना है तो उनका कहना एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि उनको दिख गया है कि आज का यूथ कितना अवेक है, उनको कितना देखने को मिल रहा है और कितना उनके अगेंस्ट बोला जाता है, और यूथ कितना प्रेफर करता है टू हैव अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टू हैव अ बेटर गवर्नमेंट. आई वुड रादर करेक्ट माई सेल्फ, एक बेटर गवर्नमेंट जो इस कंट्री को लीड करे. तो जो राहुल गांधी जी का ये बोलना है गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूथ को देखा है उनके अगेंस्ट बोलते हुए, तो उनको तो यही लगेगा, वो उस चीज़ से बूस्ट हो रहे हैं. तो यूथ क्योंकि आज का समझता है क्या इलेक्शन हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट काम कर रही है और क्या सरकार प्रॉमिसेस देती है और जो फुलफिल भी करती है, और हम लोगों को इस चीज़ में अवेयरनेस आई है इन कंपैरिजन टू व्हाट यूज्ड टू बी अर्लियर. तो सर उससे ये सारी अवेयरनेस आने के कारण, और अब जो पॉलिटिकली सब लोगों के बीच में आया है, आज एक लेमैन को भी पता है कि इलेक्शन आ रहा है तो हमको उस सरकार को वोट देना है जिसने हमारे लिए कुछ काम किया हो. ये चीज़ पहले नहीं थी. पहले के टाइम में जाके ये बता दिया जाता था कि आपको फूल का बटन दिखेगा, आपको हाथ का बटन दिखेगा, आपको बस वो जाके दबाना है, रिगार्डलेस ऑफ हैविंग एनी नॉलेज कि उस पार्टी ने क्या काम किया है. लेकिन आज क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ गई है और लोगों को सही गलत के बारे में पता चला है, क्योंकि ऐसा बताया गया है, ऐसी अवेयरनेस फैलाई गई है, तो पार्टी के लिए लोगों में अवेयरनेस आई है, पार्टी के लिए लोगों में जागरूकता आई है और वो पार्टी को चुनते हैं इसी कारण. जी, मैं आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन आप थोड़ा मैम बीच में आएंगी. इधर दो वक्ता हमें शानदार मिले हैं यहाँ पर चर्चा में, ठीक है. तो साथ में रहिए आप. अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि देश में चुनाव होगा अगले 15-20 दिन बाद, आपके यहाँ चुनाव 20 दिन बाद जोधपुर में चुनाव है, और उसके बाद देश में चुनाव और अन्य चरणों में होंगे. कुछ चीज़ें जिन पर अगर आम जनता जो इस वीडियो को देखे या और लोग देखें, उनके लिए क्या की मुद्दे होने चाहिए कि उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो वोट करें, ना कि जो कोई भी पार्टी प्रचार करे उसके आधार पर नहीं, बल्कि 10 वर्षों का अगर एनालिसिस बनाएं कि इस आधार पर भैया हमको वोट करना चाहिए. ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए हुई या मेरे लिए अच्छा या बुरा हुआ, उन आधार पर क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि इस देश के लिए सबसे ज़रूरी कौन से 3-4-5 मुद्दे रहे जिन पर 10 वर्षों में सरकार ने काम किया और अब वोट होना चाहिए. हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और भारत एक लोकतंत्र का देश है और हम जनता ही सरकार को चुनती है. तो मेरे को सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट मोदी जी का, कड़क बोले मोदी जी का सबसे अच्छा डेवलपमेंट क्या हुआ है कि उन्होंने राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात जो कही थी उसको लागू किया है इन्होंने. सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि जिस देश का हम प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर महिलाओं की भी हिस्सेदारी. यत्र नारीते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन निवास करते हैं. कांग्रेस सरकार ने हमेशा महिलाओं को अत्याचार किया, महिलाओं के ऊपर हमेशा ऐसे ऐसे क्लेम लगाए हैं जिनमें महिला शक्ति को मातृशक्ति बोलते हैं, लेकिन मातृशक्ति का भी रिस्पेक्ट नहीं किए. लेकिन मोदी जी ने अपने हर एक चुनावी भाषण में, हर एक सभा में सबसे पहले कहते हैं मैं सब नारी शक्ति को, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ. कभी कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से सुना है आपने? कभी कांग्रेस की और बीजेपी की रैलियां भाषण सुनी है? भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्ते, कभी ये सुने हैं आपने स्लोगन? कांग्रेस में कभी नहीं. सबसे पहले सोनिया गांधी, ये नेहरू जी, ये वो इनके आइडल कौन है? जो जिसका आइडल होता है उनकी विचारधारा वैसी होती है. हमारे आइडल हमारा देश है, हमारा आइडल स्वामी विवेकानंद जी है. हमारे आइडल कौन है? हमारे आइडल हमारे देश को जो डेवलप करने वाली हमारी माँ, भारत माता की जय. सबसे बड़ी चीज़ ये है. तो मैं ये मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो 33% आरक्षण की बात की है, क्योंकि आने वाले समय में देश के अंदर नारी शक्ति का भी राजनीति के अंदर बहुत बड़ा एक, मैं मानती हूँ, पहलू रहेगा. उसके बाद में सेकंड ये रहा है कि जो हमारी शिक्षा के अंदर जो डेवलपमेंट हुए, जो नई शिक्षा नीति आई है, क्योंकि हम जैसे मेरे फादर जो एक जनरेशन, मेरे फादर एक जनरेशन, मेरे दादा की एक जनरेशन, मेरी एक जनरेशन, मेरे पिताजी की और मेरी शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुए. लेकिन बदलाव के साथ साथ चीज़ें वही रही है, वही अकबर, वही जहांगीर, वही बाबर वो रहे. कभी देश के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान और हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया. हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है. आपने किताबों में ये भी पढ़ा होगा कि मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है. कभी कांग्रेस में ये भाई बहन वाली फीलिंग आई है? कभी फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि उनका हमेशा एक एजेंडा रहा है, धर्म, वर्ग, जाति, इनके नाम पे लोगों को बांटो. क्या आप इस धर्म से हो? अभी भी कांग्रेस का क्या एजेंडा चल रहा है? हिंदू मुस्लिम. अरे इनसे बाहर निकलो आप.
जितने हिंदू डेवलप है उतने मुस्लिम डेवलप है। आज अगर हम स्कूल में एडमिशन लेके जाते तो ये नहीं बोलते हैं कि आप मुस्लिम हो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, कि आप हिंदू हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। हिंदुओं के स्कूलों के अंदर, मुसलमानों की स्कूलों के अंदर कभी ये डेवलपमेंट नहीं है। ये कांग्रेस की विचारधारा रही है कि आप हिंदू धर्म में बांटो लोगों को, मुस्लिम धर्म में बांटो। हमारे में तो यही है, वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। भारत में जितनी जातियाँ और जितने धर्म के लोग जितने आराम से रहते हैं ना, मुझे नहीं लगता विश्व में कहीं और रहते होंगे। और जब आप अभी सीएए की बात कर रहे थे, सीएए की किसी देश के अंदर सीए लागू क्यों करना है? क्योंकि इस देश के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं। अगर आप जनसंख्या के आंकड़े देखोगे ना तो मुसलमानों का एक दर बढ़ता जा रहा है और जो हिंदू भाई बहन है, क्योंकि जब देश का जो पार्टीशन हुआ था तब दोनों देशों में डेवलपमेंट एक जैसा हुआ था। आज हिंदुओं की पाकिस्तान में आपने देखो कितनी जनसंख्या है, बहुत माइनर जो मेजोरिटी में थे वो माइनर में आ गए, जो माइनर थे मेजोरिटी में आ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक आग्रह भी रहेगा, जब तीसरी बार उनकी सरकार बने तो वो जनसंख्या कानून बिल भी लेके आ जाए। अच्छा, क्योंकि मेरी ये उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप हमारे दो का जो नारा देते हो, आपने सब जगह वो नारा दिया, लेकिन लोगों में उस चीज़ की जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है, जब मोदी जी पहली बार बने थे तब उन्होंने 100 करोड़ बोला था, फिर 120 करोड़, फिर 125 करोड़, फिर 130 करोड़, अब 140 करोड़। तो जैसे जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की एक कार्यकाल, 2 कार्यकाल, 3, वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जनसंख्या बिल लेके आइए और देश के अंदर आप तीसरी बार अपनी सरकार बनाए और ऐसे जो आपने वादे किए हैं, जो पुराने वादों के साथ आपने जैसे विकास किया वैसे नए वादों के साथ विकास हो। और युवा वर्ग जो एक जान चुका है कि देश के अंदर कैसी सरकार, कैसी विचारधारा आनी चाहिए, उसके लिए हम मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने कहा नरेंद्र मोदी से, तो राहुल गांधी के लिए भी कुछ संदेश होगा आप लोगों के पास में? अगर राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको भी कुछ टैलेंट दिया, आप राजनीति को छोड़िए, कोई बिजनेस में आपके जो जीजाजी है उनके पास बहुत पैसा है, आपके खानदानी पैसा बहुत है, आप अच्छी जगह। खबर आ रही है वो अमेठी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इनके जीजाजी। वो कुछ नहीं है, उनको बर्बादी का समय आ गया ना। मैंने अभी पहले भी यही बोला था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हर इंसान जरूरी नहीं है चुनाव ही लड़ेगा। आपके पास पैसा, बिजनेस करो ना। भारत की इकोनॉमी में क्यों अपना नहीं दे रहे हो? राहुल गांधी को बिजनेस खोलना चाहिए अपना। बिजनेस माइंडेड है, एक तरफ से सोना डालेगा, आलू डालेगा, दूसरे में सोना निकलेगा। वो बिजनेस माइंडेड है। वो तो बिजनेस वालों को टारगेट करते हैं, कहते हैं अडानी अंबानी ने देश को खरीद लिया और मोदी जी ने दिया बेच। क्योंकि उसको अब देखो क्या होता है ना, माता पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है। एक्चुअली में गलती राहुल गांधी की नहीं है, उनकी परवरिश की है कि उनको कहाँ भेजना चाहिए था। उनमें जो जितने अनुवांशिक गुण है ना वो सब मिक्सअप है। वो स्टेज पे जाने से पहले क्या सोचते हैं, स्टेज पे खड़े होकर क्या सोचते हैं और बोलना क्या है उनको पता नहीं है। अपसेंट माइंड है थोड़े। ठीक है, आप लोग सभी लोग जोधपुर के हैं। मैं जोधपुर लोकसभा को लेकर के ही बात कर लूँ, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जोधपुर में क्या चीज़ें हैं? 2 बार से आपके यहाँ 10 वर्षों से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या मतलब आप लोग ऐसे पढ़ने लिखने जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज फिर पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज़ें हुई? काम काज कुछ हुआ है? नहीं, कामकाज इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कर देंगे हो जाएगा। हाँ। बल्कि हमें कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़े हैं और कोई बात नहीं। हाँ, जो कि इश्यूज अब शायद हमें रिजॉल्व हो सकते हैं। और जो अशोक जी के जो शासन के टाइम की जो चीज़ें थी वो। एक सेकंड आप रुकिए, यहाँ मैं एक आपको सर भाई साहब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हमारी जनता है, जैसे यूथ यूथ वर्ग है ना, इनको पता नहीं होता है एमएलए के क्या अधिकार है और एमपी के क्या अधिकार है और पार्षद के अधिकार है। जो पार्षद के काम है ना वो ये छोड़ते हैं एमएलए पे, और जो एमएलए का काम सोचते हैं ना वो एमपी पे। इनको पता ही नहीं है। अब जैसे लोग बोलते हैं ना जोधपुर की जनता के एमपी ने कुछ, अरे एमपी के काम देखो आप। एमपी का काम ये नहीं होगा कि वो आपके घर पे है ना सुबह झाड़ू निकालने वाला है कि उसको फ़ोन करेगा भाई आज इसके गली में झाड़ू नहीं निकला है, कि आज है ना यहाँ पर कुछ मतलब कचरा है। वो एमपी के काम नहीं होते, वो पार्षद के काम होते हैं, म्यूनसिपालिटी के, नगर निगम के काम होते हैं। अगर आपका ये काम नहीं, आप अगर देश का, हमारे जोधपुर का सांसद है और देश में अगर केंद्रीय मंत्री है तो उसका एक लेवल होता है काम करने का। जैसे अगर वो देश में उनके कामकाज के बारे में बताइए थोड़ा, क्या है? देखो, रेलवे किस में आता है? केंद्र सरकार में आता है। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट, जो भी वो जल शक्ति मंत्री बने हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जोधपुर का पानी है ना, अगर जोधपुर का जो लोग है जो जोधपुर से बाहर, चाहे वो गुजरात में हो चाहे दूसरे कहीं पे भी रहो, वो जोधपुर के पानी को मिस क्यों करते हैं? क्योंकि जोधपुर के पानी एक अलग तरह का पानी है। यहाँ के पानी की जो तत्व है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हमारे सौभाग्य है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करता है यहाँ का सांसद, उसको पहली बार जो एक नया मंत्रालय बना है उनमें उनको मंत्री बनाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जोधपुर के अंदर जो डेवलपमेंट हम आने वाले 10 वर्ष में हुए हैं वो इस तरह से है, क्योंकि जो
रेलवे के अंदर जो भी सर्वे होते हैं ना, पहले कभी सर्वे हुए नहीं, अभी जो रेलवे के सर्वे हुए उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई साफ सुथरा अगर कोई रेलवे स्टेशन आया वो जोधपुर का आया है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। जो हमारे जोधपुर के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हुए, जस्ट लाइक अपन देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि जो हमारा जोधपुर का मतलब एयरपोर्ट है वो बनने के बाद वैसे का वैसा है। बहुत सांसद आए थे, बहुत सरकारें, लेकिन कभी नहीं सोचा। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का एक दिमाग में एक थॉट आया कि जब ये केंद्र सरकार के अंदर आ सकता है और मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं यहाँ का एमपी हूँ, तो मुझे इसके बारे में सरकार के सामने अपना एक मतलब पेश करना चाहिए कि भाई यहाँ का मतलब जोधपुर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब तो उन्होंने ना एयरपोर्ट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए एयरपोर्ट का एक मॉडल बना के भेजा, भी ऐसा एयरपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने रेलवे का मॉडल बना के भेजा कि रेलवे होना चाहिए, और जोधपुर से कनेक्टेड जितनी भी रोड्स है, चाहे वो नागौर की तरफ जाए, चाहे वो बीकानेर की तरफ जाए, चाहे वो जयपुर की तरफ जाए, चाहे उसका जो राजस्थान का जो जालोर के अंदर, जो गुजरात के अंदर जितने भी रिंग रोडों का काम हुआ है, जहाँ एक जगह जाने में 5-5, 6-6 घंटे लगता है, 4 घंटे 3 घंटे में हम दूरी तय कर लेते हैं। ये क्योंकि ये बहुत है ना विकसित चीज़ें हैं, बहुत है ना मतलब ये केंद्र सरकार की चीज़ें, ये हमारे साधारण चर्चा में और रोज के जीवन का हिस्सा क्योंकि है। हमारे क्या है कि हम एमपी कोटे, जैसे एमपी कोटा अलग होता है और एमएलए कोटा अलग होता है, तो हमारा जो निजी जीवन है ना हमेशा एमएलए कोटे में चलता है। हम कभी एमपी कोटे में गए नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है कि एमपी क्या। अशोक गहलोत का सरदारपुरा एरिया लगता है, उनको पूछो आप कितनी बार आते हो सरदारपुरा एरिया में, आज भी नाले के नाले वैसे पड़े हैं, स्कूल में वैसे। अशोक गहलोत को सिर्फ वो उनकी एक छवि बनी हुई है कि वो सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं, या कि लोकल जनता उनको जिताती है, क्योंकि दिमाग में ये है कि हमारा वोट सीएम को जा रहा है, सीएम बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं वो सीएम बने या नहीं बने। हमने कभी ये नहीं सोचा था हमने गजेंद्र सिंह जी शेखावत को वोट दिया वो मंत्री बन के आएंगे। जब वो मंत्री बन के आए, सबसे ज़्यादा खुशी हमें हुई है कि हमने एक ऐसे इंसान को वोट दिया है जो पहली बार जिस डिपार्टमेंट में वो मंत्री बने वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर जो EPRG की जो योजना आई है, जो ना पूर्वी राजस्थान के अंदर जो डेवलपमेंट है, आने वाले समय में आपको ये मतलब लिख के ले लो आप मेरे से, आने वाले समय पश्चिमी राजस्थान के लिए कैसी कैसी योजना आएगी। जो हमारे जो इधर वाला फेस है, जो ये बीकानेर वाला जो ये फेस कर रहा है, मारवाड़ वाला के पानी की समस्या, ये आने वाले समय अगर गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास ये मंत्रालय रहा तो आने वाले समय में यहाँ पे भी वो परियोजना लेके आएंगे। जी।